सबसे पहले आपका द एबी पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। माइग्रेशन एजेंट, लॉयर, ये इनमें क्या डिफरेंस क्या है? कि अगर आपने बेसिक लॉ डिग्री भी की हुई है ना, तो एक्चुअली प्रैक्टिस माइग्रेशन लॉ यू नीड टू हैव ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ माइग्रेशन लॉ. Even a plain lawyer cannot practice migration law unless or until he has that graduate diploma. So it's a licensed profession. It's like just like a GP has their license, a dentist has their license, a lawyer has their license, registered migration agents have their license. So that's how it is. It's not like anybody can get up and become it. पता कैसे लगेगा किसी को? कोई भी खोल के देख लो, उमारा एजेंट उमारा की वेबसाइट पे जाओ एंड यू लुक एट द पास परसेंटेज कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया था और कितने पास हुए हैं. उसी से आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा. अगर कोई आपको कह रहा है ना कि मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ, तो वहाँ पे उसकी रिकॉर्ड आना चाहिए. अब अगर जैसे इंडिया में कोई स्टूडेंट है, अगर हम बात करें वो आना चाहता है, आजकल रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही डिफरेंट और हार्ड हुए हैं पहले से. बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप उसको क्या गाइड करोगे, वो अपनी जर्नी शुरू कैसे करे? पहली बात तो कि किसी भी ना शॉडी एजेंट्स के पास ना जाए. केस ऑफिसर पता है क्या देखते हैं कि बच्चे ने क्या लगाया है. इट डजेंट मैटर एजेंट की गलती थी या नहीं थी. बैन लगेगा ना तो बच्चे पे लगेगा. जो माइग्रेशन स्पेशलिस्ट होगा ना, जिसको लॉ के बारे में पता होगा, वो आपको पूरी नॉलेज. बट एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके ना प्लीज़ रैंडम वीडियोस देखना बंद करो. बंद कर दो प्लीज़. कैसे हो आप महक जी? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया. सबसे पहले आपका द एबी पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. एंड थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट करने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे. नो वरीज. तो कैसी आजकल मेलबर्न में लाइफ कैसी चल रही है आपकी? ऑल गुड, ऑल गुड. बस ये इमिग्रेशन एवरी डे दे ब्रिंग अप न्यू चेंजेस, दे ब्रिंग अप न्यू अपडेट्स, तो उसी के साथ यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. एंड बाकी सब इट्स गुड. आई वुड से फाइनली समर्स आ गई हैं तो अच्छा है. एंड बच्चों की भी छुट्टियां हैं, सो इट्स गुड. बच्चों के साथ मिल जाता है टाइम, लाइक इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट, बट यस. परफेक्ट. तो जैसे आजकल अभी इमिग्रेशन का बहुत चीज़ें, आजकल क्या वैसे हमेशा बहुत न्यूज़ में रहता है. बट बिफोर वी स्टार्ट, ये हमारी जो वीडियो है, अगर कोई अब इसको क्लिक करता है तो ऑब्वियसली उसने हेडिंग पढ़ी है, बट वो क्या अचीव करेगा इस वीडियो को पूरे थ्रू आउट देखने को, हमारे पॉडकास्ट को? The first thing they'll understand is the difference between a registered migration agent and an education consultant. Why they should choose a registered migration agent and not anybody else for their migration journey. And क्या ऐसे major pitfalls होते हैं जो लोग देख नहीं पाते एंड उनके कारण उनकी पूरी माइग्रेशन जर्नी ख़राब हो जाती है, छोटी छोटी गलतियों के कारण. और वो ऐसी नहीं कि जानगी की जाती हैं या बस हो जाती हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती छोटी छोटी चीज़ों की. एंड दे वुड ऑल्सो नो कि कितना ज़रूरी है टाइम पे फाइल अप्लाई करना एंड नॉट टू वेट फॉर द लास्ट मोमेंट टू एक्चुअली अप्लाई फॉर योर फाइल. बहुत लोग ऐसे कर जाते हैं कि चलो अभी तो टाइम है, देख लेंगे, कोई बात नहीं. बट वाई यू शुड नॉट वेट टिल द लास्ट मोमेंट. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई वुड लाइक टू स्ट्रेस इन दिस वीडियो. ओके. ये जो आपने अभी स्टार्टिंग में कहा, यहीं से मेरा एक वन ऑफ द क्वेश्चन था. एक्चुअली माइग्रेशन एजेंट, लॉयर, मारा आईडी, आई थिंक जो ये टर्म्स बहुत यूज़ होती हैं, ये इनमें क्या डिफरेंस क्या है? ओके, फर्स्ट आई स्टार्ट विद अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, जो मैं हूँ. नाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट यू हैव टू फर्स्ट डू अ ग्रेजुएट डिप्लोमा इन माइग्रेशन लॉ. दैट्स लाइक अ 1 year diploma, graduate diploma. And only 4 universities offer that diploma in Australia. And to become eligible for that diploma you need to be an Australian citizen. And you need to be able to show a good academic standing from your previous studies. Or if you have been working for a very long time, you want a career change, then also you need to be able to prove that you are a person of sound character and so on and so forth, and then you become eligible. चलो 1 साल का वो हुआ. उसके बाद you have to pass something known as Umara exam. Now there are 3 constituents to this exam. One is an oral exam, then 2 are written exams. Okay.
Now कहने को they're very small things, but those exams are actually tough. Those exams test your entire knowledge of the migration law. तो आपने एक साल में जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो आपने ट्रेनिंग की है, they are again tested. And then there's a third thing that you need to achieve IELTS academic में 7.5 at least. अच्छा. Or you need to be able to show that you have minimum of 3 years of Australian study. That is above bachelor's level. So it's like to become a registered migration agent, it's not like anybody can get up and become it. It's a 2.5, 3 year process, and you get tested at every point. Trust me, you get tested at every point. कोई भी खोल के देख लो, उमारा एजेंट की उमारा की वेबसाइट पे जाओ एंड यू लुक एट द पास परसेंटेज कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया था और कितने पास हुए हैं. उसी से आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा कि कितना पास करते हैं. उमारा के एग्ज़ाम को कितना पास करते हैं. द एग्ज़ाम इटसेल्फ इज़ नोन एज कैपस्टोन एग्ज़ाम. तो कभी किसी को क्यूरोसिटी हो ना कि कितने लोग पास करते हैं, बस ये सर्च करो कैपस्टोन पास एग्ज़ाम परसेंटेज, चेक करना, फिर अपने आप पता चल जाता है कि कितने जा रहे हैं और कितने गिर रहे हैं. So and then the second thing I would come to is lawyer. Lawyer कौन होते हैं? To become a lawyer, like a certified lawyer, you need to have a bachelor's degree in law from from Melbourne or Victoria University or any of the big universities in Australia. तो वो basic law degree जो होती है वो basic law degree होती है. और मैं यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता, कि अगर आपने बेसिक लॉ डिग्री भी की हुई है ना, तो एक्चुअली प्रैक्टिस माइग्रेशन लॉ यू नीड टू हैव ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ माइग्रेशन लॉ. Even a plain lawyer cannot practice migration law unless or until he has that graduate diploma. तो वो BA LLB टाइप्स BA LLB हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा करना पड़ेगा माइग्रेशन लॉ करने के लिए. अगर आप कोई भी और लॉ पकड़ते हो तो उसकी स्पेशलाइजेशन और उसकी सुपरवाइज्ड आपको प्रैक्टिस चाहिए 2 साल की. इसको करने के लिए आपको वो माइग्रेशन लॉ का वो सर्टिफिकेट भी करना पड़ेगा और आपके बाद उसके बाद आपको वो सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. तो मतलब कोई प्लेन लॉयर भी नहीं कर सकता ये काम. तो तभी लोग जब सोचते हैं ना कि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट तो क्या है, ऐसा नहीं है. माइग्रेशन लॉ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही इन्हीं के पास होती है. तो और जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं उन्हीं के पास मारा आईडी होती है. और ये मारा आईडी इज़ वन ऑफ द, आई वुड से, द कॉर्नर स्टोन ऑफ एक्चुअली आइडेंटिफाइंग योर मारा एजेंट, बिकॉज दिस इज़ रिन्यूड एवरी ईयर. Umara keeps an extreme check on who your Mara ID. They check who is that person, if that person is putting the correct files or not, the integrity of that person, the integrity of the files that person is putting, and so on and so forth. So it's a licensed profession. It's like just like a GP has their license, a dentist has their license, a lawyer has their license, registered migration agents have their license. So that's how it is. तो नहीं एग्जैक्टली जो जैसा आपने बताया, आई थिंक इट्स नॉट ईजी जैसे साउंड होता है. कई बहुत इजीली इस चीज़ को बोल देते हैं, बट कई मे बी दे यूज़ लॉयर टर्म बहुत ऑफ्टन. इज़ दैट अ रीज़न? क्योंकि वो थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी तो जुड़ती है, बट थोड़ा सा फैंसी और बड़ा वो साउंड करता है कि मैं लाइक आई एम नॉट एजेंट, मैं या वो न्यू कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं लॉयर हूँ. बट एक्चुअल में अगर उनके पास मारा आईडी या ऐसा, पता कैसे लगेगा किसी को? बहुत, इट्स वेरी इजी. यू जस्ट गो ऑन गूगल, टाइप सर्च उमारा agent. Okay, so you'll get this page, like first or second आपको मिल जाएगा, and that will say that search your Mara agent. So you'll have 5 वहाँ पे 5 आपको सर्च थीम्स मिलती हैं. ठीक है, वहाँ पे आप अपना पर्सन का लास्ट नेम भी डाल सकते हो, फर्स्ट नेम डाल सकते हो, आप उसकी मारा आईडी डाल सकते हो, आप उसका बिजनेस नेम भी डाल सकते हो. उसमें से कुछ भी पता आपको, ठीक है ना, क्या पता आपको मारा आईडी ना पता हो, सिर्फ नाम ही पता पूरा, वो डाल दो. अगर आपको पूरा नाम नहीं पता, आपको फर्स्ट नेम भी पता है, वो भी डाल दो, उससे भी निकल आएगा. उसके साथ बिजनेस नाम पता है ना, बिजनेस नाम डाल दो, उससे भी निकल आएगा. अगर उसके पास है तो वहाँ वो नेम अपीयर होना चाहिए. अगर कोई आपको कह रहा है ना कि मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ, तो वहाँ पे उसकी रिकॉर्ड आना चाहिए. और लाइक मैंने पहले कहा था, हर साल रिन्यू होता है ये. और कई लोग ऐसे बहुत, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट देयर आर मेनी पीपल इन दिस दैट दे डोंट रिन्यू इट और दे लेट इट लैप्स, एंड बट दे आर स्टिल पुटिंग देयर मारा आईडीज एज देयर ईमेल सिग्नेचर्स. But why is that? वो renew क्यों नहीं कराते? Is there a cost और आपको there is a cost, and there is something known as continuous professional development.
like engineers do, like IT accountants do, like IT people do. We also have to have professional development hours every year, and we have to pay for that license to get renewed every year. So just to avoid that cost, या थोड़ा Sometimes बहुत वो people do that, lazyपन, sometimes lazypun, sometimes inquiry चल रही होती है, sometimes they just don't want to work anymore, sometimes ऐसे भी होता है they don't want to work anymore, and that's a pretty valid thing. yeah, that's pretty valid. But just out of curiosity, अगर कोई भूल गया और उसने रिन्यू नहीं कराया, is there a window कि इतने टाइम तक वो renew? There is a window, and then you have to actually contact Omara, and then you have to tell them your reasons, that what happened, what was your previous ID, why you couldn't renew, and so on, and that becomes a long lamba chauda kahani, and then there'll be emails back and forth, and then it's up to Omara to actually give you the license or not. It's not in your hands, it's in their hands. वाह, वेरी इंटरेस्टिंग. तो इंडिया में ये चीज़ कैसे वर्क करती है? यहाँ पे तो इतनी स्क्रूटनी है, इतने आपने बताया. इंडिया में आई एम श्योर ये सब तो होएगा नहीं, क्योंकि हर गली में एक एजेंट है. दैट इज़ द रीज़न पीपल कॉल देमसेल्व्स लॉयर यहाँ पे, एंड दे डोंट कॉल देमसेल्व्स एजेंट, बिकॉज इंडिया में जब आप ये कर रहे होते हैं ना, तो यू गेट दैट रेपुटेशन कि तो इमिग्रेशन एजेंट ही है. तो बट व्हाट हैपन्स इज़ कि जो इमिग्रेशन एजेंट इंडिया वाला है ना, वो आपको पहली एजुकेशन की डिग्री तो उसके अंदर तो घुसा देगा, लेकिन उसके बाद की कहानी कौन बता रहा है? ठीक है ना, आप यहाँ आ रहे हो, अपने परिवार के 70-80 लाख खर्च कर रहे हो, अपने भी खर्च कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या, वो 2-2.5 साल के बाद क्या, फिर आप कभी कहीं कोई एजुकेशन उठाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो. अगर आप यही चीज़ करने के बजाय स्टार्टिंग से एक मारा एजेंट के पास ही जाओ, और अच्छे मारा एजेंट के पास जाओ जिसको नॉलेज हो, ठीक है, तो वो ना आपके माइग्रेशन जर्नी ना बहुत स्मूथ बना देगा. मतलब ये लगा लो कि जो PR या जो TR आपको आनी है 10 साल बाद, वो आपको 5 साल में भी दिलवा सकता है. आपकी ज़िंदगी के कितने ज़रूरी साल बचा लेगा, क्योंकि मोस्टली लोग कब आते हैं, जब 18 के हो चुके होते हैं या 25 के हो चुके होते हैं, जो आपके बेसिक एकदम प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, लाइफ के प्राइम ईयर्स हैं, वो आपने स्ट्रगल में ही निकाल दिए. तो फिर जब आप PR हो जाते हो तो कितना लेट होते हो. कितनी स्टोरीज़ हैं हमारे पास कि 10 साल लग गए, 15 साल लग गए, ये हो गया, वो हो गया, ये गलत कर दिया वो, क्योंकि एजुकेशन कंसल्टेंट्स के पास जाते रहे ना बार बार. वो हैं एजुकेशन कंसल्टेंट्स, या है वो इमिग्रेशन एजेंट्स. दे आर नॉट migration journey specialists. Right. You know, if I had to completely sum up who registered migration agents are, they are your migration journey specialists. Nice. Okay. So if you want to go from point A to point B with the least amount of hassle and left and right, go to a registered migration agent. Exactly. I think ये ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ना ये हमारे थोड़े कल्चर में है कि हम ना कॉस्ट कटिंग बहुत करते हैं, और हम ये नहीं देखते एक्सपीरियंस. बट यहाँ इस कंट्री में मैं देखा है कि गोरे जो हैं दे आर इनटू एक्सपीरियंस स्मूथ होना चाहिए. कॉस्ट अगर हमें ऊपर भी पे करनी पड़ रही है, और आप तभी पे कर रहे हो क्योंकि आप एक्सपीरियंस आपका स्मूथ है. तो वेरी वैलिड पॉइंट. बट अब अगर जैसे इंडिया में कोई स्टूडेंट है, अगर हम बात करें वो आना चाहता है, आजकल रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही डिफरेंट और हार्ड हुए हैं पहले से. बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आप उसको क्या गाइड करोगे, वो अपनी जर्नी शुरू कैसे करे अगर उसने ऑस्ट्रेलिया आना है? पहली बात तो कि किसी भी ना शॉडी एजेंट्स के पास ना जाएं, क्योंकि इंडिया में ना स्पेशली ये जो हमारी बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात, यहाँ शॉडी एजेंट्स बहुत बैठे हैं, बहुत हैं. तो जिसके पास भी आप जाना चाहते हो ना, कभी थोड़ी ना अपनी रिसर्च करो, थोड़ी ना दुनिया से पूछो आगे पीछे से कि क्या है, उन्होंने क्या किया हुआ है, कितने लोग गए हैं, क्या हुआ है. क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ से तो चलो वीज़ा लगवा के कैसे तैसे करके कुछ कुछ करके यहाँ भेज दिया. बट नाउ व्हाट हैपन्स इज मेनी टाइम्स देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स पुट इन. ना बच्चे को पता कि क्या लगाया, और क्योंकि उसने तो बोला जी इतने पैसे लगेंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा. बच्चे ने कहा ओके, बस चलते बनते हैं. लेकिन उसके बीच में क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, क्या नहीं लगाए, क्या किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे केस ऑफिसर पता है क्या देखते हैं कि बच्चे ने क्या लगाया है. इट डजेंट मैटर एजेंट की गलती थी या नहीं थी, बैन लगेगा ना तो बच्चे पे लगेगा. एजेंट पे कुछ क्योंकि
जो यहाँ की कंट्री की जो आई वुड से जुरिस्डिक्शन है, इट्स लिमिटेड टू ऑस्ट्रेलिया. दे कैन नॉट प्रोसिक्यूट एनीबडी हु सिटिंग इन इंडिया, राइट? तो वहाँ तो वो जो मर्जी करे, उनको तो नहीं पकड़ सकती ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट. लेकिन यहाँ प्रोसिक्यूट कौन होगा? जो बच्चा है. तो आप जो कर रहे हो, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो कुछ किया है, जो वो कर रहा है, थोड़ा अपना रिसर्च करो बिफोर जस्ट सेइंग यस कि हाँ बस कर दो. बस हाँ कर दो वाली कहानी मत करो. और दूसरी चीज़ और कि एक ना, बच्चों को अपनी इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना चाहिए. जब बच्चे थोड़ी इंग्लिश पे मेहनत कर लेना, तो जब यहाँ आते हैं, एक तो लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है, सबसे बड़ी बात. दूसरी बात, जब नेक्स्ट स्टेप्स की इंग्लिश देने की बारी आती है ना, तो पिछला कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने तब तो इतने मार्क्स लिए थे, तो अब भी आ जाएंगे. नहीं तो क्या होता है ना, वहाँ तो यहाँ आ गए, उसके बाद यहाँ पे आके डर ही जाएंगे कि नंबर नहीं आएंगे, है नंबर नहीं आएंगे, है नंबर नहीं. अब नंबर तब लिए थे तो अब क्यों नहीं आएंगे? थोड़ी मेहनत खोड़ो, थोड़ी कोचिंग लो, आएंगे नंबर. ठीक है ना? क्योंकि इंग्लिश में ही हमारी सारी पढ़ाई होती है. इंडिया में CBSE में इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, हम हिंदी तो पढ़ नहीं रहे. कि हम बोले कि हमारी हिंदी हम पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते ही इंग्लिश है. तो हमें नहीं इंग्लिश आएगी तो किसको आएगी? बिल्कुल. तो ये तो बात सोचने वाली बात है ना. बट पता नहीं फिर भी क्यों थोड़ा सा वो हमेशा, स्पेशली जैसे आपने कहा ना, हमारी साइड की जो बेल्ट है सारी उधर है ये. तो अब जब आपने अभी अपनी बात में एक बात कही कि रिजेक्शन हो जाती है, जैसे हम बात करते हैं ना, अपने पीछे अगर इंडिया में लॉयर्स या कोई केस है या कुछ है किसी का, तो कहते हैं हाँ यार वो बिग शॉट लॉयर है, उसको ले आओ, उसके नाम की ही एक वैल्यू है, तो डिसीजन ओवरटर्न हो सकता है या कुछ वो ग्रेस मिल सकती है. क्या ऐसा इमिग्रेशन में भी होता है? अब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ. Yes. I'll tell you, like I said, Umara keeps an eye on you. Umara keeps an eye on your files. Umara keeps an eye on how you put in your files. Umara keeps an eye on what kind of, people you're putting in and what are the proofs that you're putting in. They keep, you can mess it up once, twice, thrice, 4 times, 10 times, 20 times, 30 times के बाद कभी ना कभी Umara उठाएगी ये बात, कभी ना कभी वो चेक करेंगे. ठीक है. एंड इसी बात में एक और चीज़ होती है, जब AET रिव्यू होते हैं ना, तो देखो AET रिव्यू के जो रिव्यू कर रहे हैं, वो लोग भी इंसान हैं, वो लोग भी लॉयर्स हैं, वो लोगों को भी पता है सारा माइग्रेशन लॉ के बारे में. और एट द एंड ऑफ द डे कहानी ये है कि सारे इंसान हैं. ठीक है. तो उनको ना आपकी एक फर्स्ट इम्प्रेशन बैठ जाएगा कि ये बंदा है, इसकी फाइल आई थी, इस लॉयर ने लगाई थी, ये प्रूफ दिए थे. एक टाइम के बाद वो पैटर्न नोट कर लेंगे. तो वो जब पैटर्न नोट कर लेंगे ना, और अगर ज़्यादा रेपुटेशन अच्छी नहीं हुई ना, या फिर पता चला कि शॉडी काम कर रहे हैं, या फिर घुमा फिरा के काम कर रहे हैं, या लिखा कुछ है किया कुछ है, इनकन्सिस्टेंसीज हैं, तो वो बात पकड़ लेते हैं. तो आप अच्छे हो, लेकिन अगर आपकी फ़ाइल अच्छी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि वो तो फाइल देख रहे हैं ना. Exactly. वो आपको तो नहीं देख रहे, वो तो सिर्फ आपके सामने जो लिखा है वो देख रहे हैं, फाइल देख रहे हैं. अब इस चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं कि जॉब कहीं की, पढ़ाई कहीं की, PR कहीं और की डाली, रिव्यू कुछ और किया. तब जब वो फाइल खुलेगी तो सामने वाला क्या देखेगा, वो क्या सोचेगा, आप खुद सोचो. बिल्कुल. ठीक है. तो एक कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में ना, ध्यान नहीं देते कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है. कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे कोर्स, ये सब. और ये जो अभी रिसेंट चेंजेस आए हैं इतने सारे, ये इसलिए आए हैं क्योंकि इमिग्रेशन द डिपार्टमेंट गॉट टू नो कि ये सब हो रहा है, अब इसको बंद किया जाए. तो दैट इज़ इन्होंने ओवरनाइट इतने सारे चेंजेस ला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया. एंड दे हैव गिवन अस अ वे आउट ऑल्सो. दे गेव अस द न्यू स्किल्स इन डिमांड वीज़ा. क्योंकि लोग यहाँ से वहाँ जंप, वहाँ से वहाँ जंप, वहाँ से वहाँ जंप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा लो जी एक नया वीज़ा लो, जो आपके जो पुराना एक्सपीरियंस है ना, उसको ऐसे यूज़ करो, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली बीइंग टेम्पररी ऑल द टाइम. दिस इज़ अ PR पाथवे, यूज़ दिस. राइट. तो ये टेक्निकली अगर कोई कुकरी से अकाउंटिंग से पेंटिंग ऐसे जंप करते हैं, इट काइंड ऑफ लुक्स बैड. वो इस चीज़ पर फिर भी PR जैसे आ जाती है, एट द एंड ऑफ द डे वो बाय द बुक्स ही चलते हैं. मतलब उनको पता है कि ये सब चल रहा है PR लेने के लिए. अब यही तो प्रॉब्लम आई ना कि पहले ये सब चल रहा था. अब इन्होंने क्या किया, अब देखो TR के चेंजेस ले आए कि आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ था तो पुरानी पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए. ऐसे ही रैंडम उठा के नहीं कुछ अब आप कर सकते. जो आपने ईयर 12 में किया.
ईयर 12 में किया, बैचलर्स में Bachelor's किया, करी, उसके बाद जो ग्रेजुएट डिप्लोमा करोगे, जस्ट टू फुलफिल द ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, they need to be connected. You cannot just pick up any random course now and use that to complete your पढ़ाई का requirement. जैसे आपने सर्टिफिकेट 3 किया लेट्स से ब्रिकलेइंग में, ठीक है, डिप्लोमा ऑफ आप कर रहे हो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, उसके बाद एडवांस डिप्लोमा आप कर रहे हो बिजनेस में, उसके बाद तो मतलब आप बेसिकली अपना सिर्फ टाइम पूरा कर रहे हो, ठीक है। अब कितनी देखो गवर्नमेंट कितनी फ़ाइन चेंज किया उसने कहा कि ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट अलग चीज़ है, लेकिन टेम्प्रेरी ग्रेजुएट की स्टडी रिक्वायरमेंट ये नहीं हुई कंप्लीट आपकी। तो और ये इन्होंने चेंजेस अभी 7 दिसंबर में लाए हैं, मतलब एकदम चेंज कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट नोज कि क्या हो रहा है, दे आर वॉचिंग एवरीथिंग, दे हैव ऑल द डेटा ना, दे हैव एवरीथिंग, वी थिंक दे डोंट नो बट दे नो, वो देख रहे हैं चुप करके सब कुछ आपका, टाइम आने पे वो एकदम चेंज कर देते हैं कि अब देखो अब थ्रेशोल्ड क्रॉस होने वाला है, इट्स टाइम टू चेंज थिंग्स, तो वो चेंज कर देते हैं। देन सडनली गिट्स लाइक या पीपल आर लाइक अब हम क्या करें। तो इससे अच्छा ये है कि जब आप इनिशियल अपनी कंसल्टेशन लेते हैं ना, तो किसी ऐसे इंसान से लें जो आपको A to B गाइड करे एक सीधी लाइन में। माना सीधी लाइन हर जगह नहीं हो पाती, माना केसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट इवन इन दैट केस चूज समबडी हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड गेट यू टू योर जर्नी फास्टर with the least amount of problems. बट लेट्स फर्दर डिग इन इस कॉन्वर्सेशन में, चाहे ये टॉपिक थोड़ा बाद का, बट अब मैं इसमें और डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा एक बड़ा सिंपल केस, कुकरी करी, TR डाली और TR पे हैं वो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी XYZ स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पाथ पे क्या है उसके लिए, अगर उसकी PR नहीं आती, उसको 15-18 मंथ्स की जो TR मिली, बट अब वो उसके क्लोज हैं और PR का कोई स्कोप नहीं दिख रहा, तो नॉर्मली होता था वो एक और कोर्स पे जंप करते थे, बट अब अकॉर्डिंग टू यू उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अब देखो पहली बात तो इन्होंने 1 जुलाई 2024 को ये बंद ही कर दिया कि TR के बाद आप स्टूडेंट में जा सकते हो, वो इन्होंने बंद ही कर दिया। वो ये बंद किया ही इसलिए क्योंकि लोग क्या कहते थे, स्टूडेंट TR, स्टूडेंट स्पॉन्सर, स्टूडेंट समथिंग, सो दे वर टेम्पररी फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इट वॉज हर्टिंग देयर इकोनॉमी, इट वॉज हर्टिंग द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है, एंड इट वॉज हर्टिंग माइग्रेशन नंबर्स इन टोटलिटी. So now let's say if we take this case, then that person, I would say the moment his TR comes, he should be looking at 2 things. First thing, finding a sponsor. Okay. Second thing, completing your English requirements. Right. Now what happens is most of the times, अगर आपके पास स्पॉन्सर है एंड लेट्स से कि आपने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था और उसमें आपके 6 ईच नहीं आए, तो कभी कभी क्या होता है ना कि 482 के लिए फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं कि आपको इंग्लिश चाहिए नहीं। फंक्शनल इंग्लिश का बड़ा सिंपल शब्दों में मतलब है कि सिर्फ 4.5 चाहिए। ओके, दैट्स इट। अब लेके रख लो, ठीक है, स्पॉन्सर ढूंढ लो। अब लेट्स से कि जब तक टाइम आपका ख़त्म होने वाला होता है, आप तैयारी अपनी PR की करो, लेकिन स्पॉन्सर को बैक एंड में रखो। कि अगर नहीं हुआ ना PR की तैयारी, या लेट्स से स्किल्स असेसमेंट नहीं आई या कुछ नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अपने स्पॉन्सर वाले की तैयारी करके रखो, सो दैट बिफोर इट एंड्स यू आर रेडी टू पुट इन दैट एप्लीकेशन, राइट? सो यू गेट सम टाइम टू एक्चुअली प्रिपेयर मोर फॉर योर PR. Exactly. Right? Don't stop your PR preparation. Keep doing that. And बीच में ये भी आ गया and you have that time and keep doing that. So that because all this experience is going to add points to your PR calculation and it's going to make you eligible for something known as direct entry PR pathway also. Okay. Yeah, okay. And that is under a 186 nomination. So then it can branch to many different directions. But if you don't keep your skill experience and if you don't keep your English ready, many things get derailed because of this. But अगर sponsor नहीं मिलता and he or she वो अपना उसमें ही रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हैं, they are abiding by all the rules और उस सेम इंडस्ट्री में जॉब है, इंग्लिश भी ले लिया आपके उस पर, now what? Now then that is what I'm saying. There is something known as 491
There's something known as 190. There is something known as 494. There are so many PR pathways that are opened up because लोग सोचते हैं कि chef as an occupation हट गई है. It's not true. अगर आप स्टेट की ऑक्यूपेशन लिस्ट खोल के देखो ना, शेफ़ हैज़ ऑलवेज बीन देयर. शेफ़ निकाला तब गया था जब हम क्या गलती करते हैं ना कि सिर्फ डायरेक्ट PR 189 PR को देख के छोड़ देते हैं, हाय PR इसमें तो आ नहीं रही. दे फॉरगेट अबाउट स्टेट प्रोग्राम्स, दे फॉरगेट अबाउट टेरिटरी प्रोग्राम्स, दे फॉरगेट अबाउट रीजनल प्रोग्राम्स. There are so many options open, but only if you have your English and your experience. Now most of the times what happens is कि English और experience जब होता है ना, so states क्या करती है ना, every state has a different way of calculating the eligibility, or let's say the value of that applicant to their own state. Some states put more कि इसकी English अच्छी है, इसका experience अच्छा है, इसको उठाओ. ठीक है. कई स्टेट्स करती हैं कि इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, इसकी क्वालिफिकेशंस ठीक है, इंग्लिश ठीक है, तो इसको उठाओ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हर स्टेट का क्या रिक्वायरमेंट है. डू दे रियली लुक इनटू दोज एप्लीकेशंस और इज इट लाइक काइंड ऑफ रैंडम बोल में डाला हाथ? नहीं, दे लुक एट नहीं, चिट सिस्टम नहीं है. लॉटरी सिस्टम सिर्फ एक में चलता है, वो है 462 वीज़ा, जो अभी मेट्स वीज़ा निकाला था बस. और कहीं नहीं चलता. तभी तुम्हारा इतना बैकलॉग है, तभी तो डिपार्टमेंट के पास इतना बैकलॉग हो गया है. क्योंकि वो लोग देखते हैं, वो सच में देखते हैं. और कभी ठीक है आपकी किस्मत अच्छी हो तो मैं क्या कह सकती हूँ, बट अगर पकड़े गए ना तो फिर 3 से 10 साल का बैन भी लगता होता है कि अगर कोई गलत लगा दिया, झूठ बोल दिया, पिछली एप्लीकेशन में कुछ था, यहाँ कुछ है, तो पकड़े भी जाते हो. ओके. तो अब अगर हमने, क्योंकि स्पॉन्सरशिप तो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, उसको साइड पे करते हैं. अगर जो आपने अब वो बताया उन एवेन्यूज़ को अगर हम देखें, उनमें से कोई पिक करते हैं, तो इनमें और अपने आप को एप्लीकेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर किसी ने कुकरी करी है, अगर वो साइड पे चाय TR चल रही है, अपने केस को और स्ट्रेंथन करने के लिए वो कर सकता है. और पढ़ाई लाइक मे बी बैचलर्स, वो पॉइंट्स उसमें आते हैं, वो देखते हैं, सो सारा लाइक वैल्यू ही ऐड कर रहा है. ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जाएगा. और कोई होते हैं जैसे नाटी का एग्जाम दे दिया. यस, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट एड्स 5 points टू योर एप्लीकेशन. अगर आपका स्पाउस है, स्पाउस के पास अगर कोई ऐसी स्किल है जो असेस हो सकती है, और स्पाउस के पास इंग्लिश की भी स्किल्स हैं, तो उसके 10 points एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं. एंड देन यू हैव एक्सपीरियंस के तो चलो हैं ही हैं. काफ़ी लोग ओवरसीज़ एक्सपीरियंस को वो भूल जाते हैं कि ओवरसीज़ एक्सपीरियंस. दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगर स्पाउस की आप बात कर रहे हो, और स्पाउस अगर वहाँ किसी भी XYZ फील्ड में था, उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे वो काउंट होएगा? वो काउंट होगा, बट देन द थिंग्स विल चेंज. Then the spouse will be the primary applicant and you will become the dependent applicant. Right. तो इस चीज़ पे भी बहुत लोग ध्यान नहीं देते ना. वो लोग ऐसे एकदम ऐसे ना नैरो होके चलने लग जाते हैं कि मैं ही मैंने. वो ये भूल जाते हैं कि जो स्पाउस है ना, उसको आप प्राइमरी बनाओगे और खुद डिपेंडेंट हो गया, अगर उसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो तब भी तो PR ही होना है ना. तो फिर आप उसको प्राइमरी बना दो, खुद डिपेंडेंट हो जाओ. पढ़ाई यहाँ नहीं करी है, तो अगर पढ़ाई नहीं किया लेकिन एक्सपीरियंस 7-8 साल का है, और अगर पढ़ाई उसके पास बैचलर्स है, तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट के 5 नंबर ही कम हुए हैं ना. बाकी चीज़ों के तो नंबर मिल रहे हैं. नाटी तो वो भी कर सकते हैं. तो अच्छा, इनके एप्लीकेंट के 5 अलग नाटी और प्लस अगर स्पाउस कर ले तो अलग? नहीं, वो सिर्फ प्राइमरी, वो एक प्राइमरी जो होएगा उसको मिलेंगे. ओके. और जो इंग्लिश के आपने बताया वो दोनों को मिलते हैं? इंग्लिश का जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और अगर जो डिपेंडेंट है, अगर उसके पास 6 अबव है तो 10 points मिलते हैं. स्किल्स असेसमेंट और उसके तो आपको 10 points मिलते हैं. हाँ. तो अगर अब कोई आया स्टूडेंट वीज़ा पे, ऑस्ट्रेलिया में आया, उसने अपना कोर्स पहले तो अपने PR को लेके ना आओ, अपने कोर्स जो पढ़ना चाहते हो उस पे लेके आओ. उसके बाद क्या उसको करना चाहिए नेक्स्ट ड्यूरिंग स्टूडेंट वीज़ा? कोई चीज़ है जो उसको करनी चाहिए साथ साथ? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ना, पढ़ने आए हो तो पढ़ो. सच में पढ़ो. बिल्कुल. ठीक है ना. देखो, पैसे कमाने के चक्कर में मत रहो सिर्फ कि पैसे ही पैसे कमाने हैं. पढ़ने आए हो तो पढ़ो. क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थे ना कि आप क्लास में नहीं जाओगे, आप कभी गए नहीं गए, वो सब बंद हो रहा है. वो सब कहानी अब ख़त्म हो रही है. गवर्नमेंट हैज़ बिकम वेरी स्मार्ट टू दीज टैक्टिक्स. दे नो एवरीथिंग एंड दे हैव कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ सो मेनी कॉलेजेस इन द लास्ट ईयर. व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल दीज शॉडी प्रैक्टिसेस.
कि पढ़ने आए हो, पढ़ने नहीं है, यूनिवर्सिटी में आए हो, पास नहीं हुए। अब आप सारे ये सोचो ना कि आप इंडिया से आ रहे हो, जहाँ पे हमारी पढ़ाई का सिस्टम कितना मुश्किल है सबको पता है, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप नॉर्मल एवरेज 50-60% के भी बच्चे हो ना, यहाँ के आपको मुश्किल नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई सिर्फ थोड़ी डिफरेंट है, जो एक्चुअल टेक्निकलिटी है वो तो बहुत ही सिंपल है। इंडिया वाली ज़्यादा बुकिश है, यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड यू एंजॉय, यस, तो इसलिए काफ़ी फ़र्क है, यू बहुत राइट। फ़र्क है। एंड अगर आप सच में आए हो ना और पढ़ रहे हो, और आई वोंट से कि बुक वर्म बन जाओ, बस थोड़ा सा तो पढ़ लो ना, थोड़ा सा पढ़ लो, बस आपके लिए आसान हो जाएगा। बट यूनिवर्सिटी अगर आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हो, आज के टाइम पे मैटर करती है, और बाद में भी अगर आप बहुत एक, क्योंकि ऑब्वियस है जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अपने फ़ी ब्रैकेट भी बहुत हाई है, और बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि वो बस उनको प्राइम ये होता है कि हम बस आ जाएं ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें बट वो बात की स्टेज का नहीं सोचते, तो पर क्या वो मैटर करता है अकॉर्डिंग टू यू? मैं ना आपको एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बताती हूँ, ठीक है। आपने नॉर्मल बैचलर्स में आए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के किसी मिड लेवल यूनिवर्सिटी को पकड़ लो, हाई तो हम जाते ही नहीं, वो तो छोड़ दो, मिड लेवल यूनिवर्सिटी पकड़ लो। एवरेज कॉस्ट ऑफ सेमेस्टर इज ऑन 12 से 13,000 पर सेमेस्टर। उसके बाद जिसमें से आपके पास 48 आवर्स वर्किंग फोर्टनाइट के होते हैं, ठीक है, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी काम करो तो एटलीस्ट 5-6 हज़ार तो आप निकाल लोगे, थोड़ा बहुत काम करके, नॉर्मल करके भी इतना निकल जाता है। बाकी अगर आपके घर वालों की तरफ से सपोर्ट है तो वेल एंड गुड। देखो अगर सपोर्ट नहीं है, देन लुक एट ऑप्शंस लाइक स्कॉलरशिप्स, ओके, ठीक है। बहुत यूनिवर्सिटीज़ के पास स्कॉलरशिप्स होती हैं, और वो स्कॉलरशिप्स अगर आपने एक सेमेस्टर में आए, अच्छे नंबर लिए, पीछे भी अच्छे नंबर चल रहे थे, अच्छे मतलब नॉट 90%, 70% पे चलता है, एवरेज चलता है यहाँ पे, तो स्कॉलरशिप देखो, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, इफ़ योर पर सेमेस्टर कॉस्ट वाज 13,000 समथिंग, इट विल कम डाउन टू 9,000। इतना फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है काफ़ी फ़र्क, बिल्कुल। एंड जब आप स्टूडेंट होते हो ना, तो $1,000 की बड़ी वैल्यू होती Absolutely. है, बहुत वैल्यू होती है एक वैल्यू की, उसकी डॉलर की। देन नाउ मैं सेकंड इज, लेट्स से आपने अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, यू हैव क्लियर्ड योर कोर्स, सब खत्म हो गया आपका। नाउ द सेकंड स्टेप इज अप्लाइंग फॉर योर TR। ना अब यहाँ बहुत लोग ना गलती कर जाते हैं कि सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास के चक्कर में रह जाते हैं, ये सोच के कि बैचलर महंगी है। अब आप ये सोचें कि 13,000 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 60,000, 50-60 के आसपास लगा लो, बट यू गेट 3 years ऑफ TR। डू यू थिंक 3 years ऑफ TR में आप इतना नहीं कमाओगे दैट यू गोइंग टू गेट दैट बैक? एग्जैक्टली, Right? सर्टिफिकेट में आपको TR मिलेगी 18, लेकिन वो 18 months की मिलती है। 18 months, 18 months इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्लानिंग योर फ्यूचर। सो ROI ऑन लाइफ देखो ना, आई कॉल समथिंग दिस इज ROI ऑन लाइफ। You're investing, but you're getting something back as well. You're getting time, you're getting your ROI. Look at that ROI. एंड जब आप बैचलर करके TR पे जाते हैं ना, तो उसके बाद जब आप PR की बारी आती है, लेट्स से आपका बैचलर कोर्स ऐसा था जिसमें PR नहीं होने, तो आपके पास 3 साल हैं, उस 3 साल में आप कोर्स भी कर लोगे, आप अपनी एक्सपीरियंस भी कर लोगे, आप अपनी स्किल असेसमेंट भी करा लोगे। बाय द टाइम आपका 3 साल कंप्लीट होने को आएंगे, आप ऐसी पोजीशन में होगे कि आप PR की एप्लीकेशन की EOIs डाल रहे होगे। अब वो 18 मंथ्स में नहीं होता, 18 मंथ्स बहुत छोटा टाइम है। 18 मंथ्स में आप फिगर आउट ही कर रहे होते हो कि करना क्या है, करें क्या हम। और पैसे देखो, आपने सर्टिफिकेट 3 के 20,000 एवरेज लगाए, 2 साल 20,000 लगाए, उसके बाद एडवांस डिप्लोमा जो भी आपने करना था 10,000 लगाए, ठीक है, कितना हो गया? 40,000 तो हो गया, 40-45,000 तो यही हो गया। अगेन वही वो शॉर्ट चीज देखते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म देखो तो बड़ी पिक्चर लाइक डिफरेंस है, इतना फर्क नहीं पड़ता आपको, नहीं पड़ेगा इतना। बहुत लोग इस बात को भूल जाते हैं, एंड दे से कि सर्टिफिकेट की कॉलेजेस या इसमें या छोटे में पास करना आसान होता है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। बट टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज, तो इनमें पॉइंट सिस्टम में भी फर्क आता होगा, काफी मैसिव होता होगा, बहुत फर्क पड़ता है। तो ठीक है, तो फाइनेंशियल के साथ साथ पॉइंट्स टेबल पे भी आता है। एंड व्हाट अबाउट लोकेशन, लाइक मेलबर्न, सिडनी बहुत लाइक डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है, बट जब हम, और मेरे को रीजंस भी समझ आते हैं जो लोग आते हैं, क्योंकि उनके मेजॉरिटी नोन यहीं होते हैं, ईजिली अकोमोडेशन मिल जाती है, जॉब्स मिल जाती हैं, बट
अगेन एंड रिजल्ट क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक लड़का सेम एजुकेशन लाइक डिग्री उससे आ रहा है रीजनल, अगर वो पर्थ जाता है या एडिलेड जाता है और अगर एक मेलबर्न सिडनी आता है, किसकी ज़्यादा लाइकलीहुड है कि उसको जो रीजनल गया, क्योंकि रीजनल में एक तो पढ़ाई करने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, रीजनल में रहने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर पीआर अंडर दी स्टेट प्रोग्राम्स। नाउ द स्टेट प्रोग्राम्स विल ऑलवेज प्रेफर पीपल जिन्होंने वहीं से पढ़ाई की है, वहीं रह रहे हैं और वहीं काम कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस भी आपसे पहले मिलेगी। तो अगर मेलबर्न से किसी ने पढ़ाई करी और फिर वो मूव करे, जो कि बहुत करते हैं पर्थ, तो और वहाँ जाके थोड़ी देर काम किया, हाँ, तो उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे, बट प्रेफरेंस उसी को मिलेगी जिसने पहले डिग्री करी। तो अगर वो देख रहे हैं वो अगेन दैट्स अ वेरी वेरी लोडेड क्वेश्चन, आई वुड से दैट्स अ वेरी ऑक्यूपेशन बेस्ड क्वेश्चन। इफ योर ऑक्यूपेशन इज सच विच इज़ इन डिमांड इन दैट स्टेट, यू विल बी पिक्ड अप रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने पढ़ाई कहाँ की है। योर ऑक्यूपेशन मैटर्स अ लॉट, राइट? यस। सो कौन सी आजकल ऑक्यूपेशंस हैं या यू थिंक कि यस नेक्स्ट 5-10 years वो रहेंगी, स्पेशली पर्थ साइड? हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड चाइल्ड केयर। ओके, यस। ये नेक्स्ट 5 years कहीं नहीं गए, कहीं नहीं जा रहे। तो अगर किसी ने आज यहाँ पे उसकी स्टडीज़ टोटली बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है कंस्ट्रक्शन से, वो वहाँ जाके कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है और वो सब कर रहा है, वो चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन ट्रेड में ना ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए। यू नीड लाइक एटलीस्ट बेसिक सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे वे आउट ये होता है कि आपने लेट्स से बैचलर किया किसी भी रैंडम XYZ फील्ड में एंड आपने TR पे आ गए हो, 3 साल के आपके पास TR है, सर्टिफिकेट करो, मूव करो, काम करो और उसमें PR डालो। बट पॉइंट्स बैचलर्स के भी लो, पॉइंट्स उसके भी लो, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट्स उसके भी लो। अब ये चीज़, अब यही मैं समझा रही हूँ ना कि जो माइग्रेशन स्पेशलिस्ट्स होते हैं उनको तो ये बातें पता है, लेकिन जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं वो तो सिर्फ आपको एजुकेशन तक ही रखेंगे ना, कि आज ये डिप्लोमा क्या, चलो ये भी कर लो, चलो ये भी कर लो, चलो ये भी कर लो। अब यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। जो माइग्रेशन स्पेशलिस्ट होगा ना, जिसको लॉ के बारे में पता होगा, वो आपको पूरी नॉलेज देगा। बट आप अपने आप को कैसे, आई नो इट्स योर जॉब, बट आप कैसे अपने आप को इतना अप टू डेट रखते हो नॉलेज के साथ? और आपकी तो चलो जॉब है, बट जो बच्चा या स्टूडेंट इस टाइम उस फेज़ में है, वो कैसे अपने आप को इतना रखे कि हाँ उसको ये चीज़ों को पता हो कि इट्स बेटर कि जिसकी जॉब है उसी को ही करने दो? नहीं, आई वुड से कि अगर आपको खुद का रिसर्च करना है करो। आई विल नॉट से दिस, बट एक प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके ना प्लीज़ रैंडम वीडियोस देखना बंद करो। बंद कर दो प्लीज़, क्योंकि बहुत दुखी हो गई हूँ मैं लोगों की वकालत सुन सुन के कि ये कर दो वो कर दो। और क्योंकि जब एक्चुअल लॉ में जाके घुस के पढ़ते हैं तो समझाना पड़ता है कि इसके लिए ये स्टार मार्क लगा हुआ है, ये स्टार मार्क फुलफिल करते हो आप, नहीं करते हो ना तो बैठ जाओ प्लीज़, वो वकालत मत करो, ठीक है। अगर सच में अपने आप को अपडेट करना है ना, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर मोस्टली सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा उसको डीप करो, वहाँ आपको सब दिखेगा, वहाँ पे बहुत कुछ है, वहाँ बहुत कुछ है। ओके, ठीक है। अगर आप रैंडम लोगों से सलाहें लेना बंद करो और सच को उसको खोल के पढ़ो, थोड़ा सा देख लो उसको, सब समझ आ जाएगा आपको। अब अगर हम सलाहें की और वो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट रिफ्यूज़ल। वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत होते हैं, ठीक है। आपने अभी तक कितने देखे और कोई यूनिक रिफ्यूज़ल या कोई है स्टोरीज टू शेयर व्यूअर्स के साथ? आई वुड बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स नॉट इवन गो वेरी हाई लेवल, ओके, लेट्स गो टू समथिंग वेरी सिंपल सच एज टूरिस्ट वीज़ा ऑफ अ पेरेंट, ठीक है। यू आर अ स्टूडेंट हेयर, आपने अपना टूरिस्ट वीज़ा लगवाया किसी रैंडम एजेंट से फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जी कह दिया माँ बाप को कि वहाँ जाके लगवाया, उन्होंने जाके लगवा दिया, ठीक है, रिफ्यूज़ल आ गया। उसके बाद सेकेंड टाइम लगवाया किसी नॉर्मल कंसल्टेंट से ऑस्ट्रेलिया में, फिर रिफ्यूज़ल आ गया। तीसरी बार लगवाया किसी नोन से विदाउट एनी कंसल्टेंट और एनीथिंग, उन्होंने खुद ही लगाया, फिर रिफ्यूज़ल आ गया। ओके। फोर्थ टाइम किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के पास गए, लगवाया और आ गया वीज़ा।
तो 3 रिफ्यूजल्स के बाद भी वीज़ा आया ऑफ अ टूरिस्ट वीज़ा ऑफ अ पेरेंट. बट वेरी रीजन क्या सिंपल था? रीज़न. फर्स्ट टाइम फंड्स गलत लगाए. सेकंड टाइम रिलेशन ही नहीं दिखाया कि वो पेरेंट है. फ्रेंड, ये इनविटेशन लेटर होती है एक चीज़ कि आपको लिख के देना पड़ता है कि इनविटेशन लेटर है, आई एम इनवाइटिंग सो एंड सो पर्सन टू कम विजिट मी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर सो एंड सो पर्पस फॉर दिस एंड दिस ड्यूरेशन. वही उसमें लिख दिया इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू विजिट अ फ्रेंड. अरे भाई, बच्चे की उनके पेरेंट है भाई, वो उनका बच्चा यहाँ पढ़ता है, ठीक है, यहाँ रहता है, उसकी शादी हो गई है, उसको अपने घर पे अपने घर वालों से मिलवाना है. इसमें लिख दो ना, इसमें कितना मुश्किल. तो विजिटिंग अ फ्रेंड का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली. रिफ्यूज़ल नहीं आना फिर. थर्ड टाइम एक्सट्रीमली इन्फ्लेटेड CA रिपोर्ट डाल दीजिए कि पता नहीं कितने लाखों करोड़ों के मालिक है. ITR था नहीं. तो आई मीन, एंड फोर्थ टाइम जब एक्चुअल मैंने जब पूरा देखा कि कौन है, क्या रिश्तेदारी पड़ती है, यहाँ कौन रहता है, सिंपल सी सीधी सी फाइल लगाई, आ गया. और क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात, केस ऑफिसर को बताया कि पिछले 3 रिफ्यूज़ल आए हैं और ये रीज़न थे रिफ्यूज़ल के. अच्छा, वो एप्लीकेशन में ही आपने लिख दिया? बहुत लोग ये करते हैं, रिफ्यूज़ल बताते नहीं है. बट ये स्टूपिडिटी उनको ऑफिस सिस्टम में है ना, पता है ना, बट नहीं लगाते कि शायद लक चल जाएगा जी, देखेंगे नहीं, ऐसे नहीं हो. इनविटेशन लेटर की आपने बात करी, कई लोग लिटरली घबराते हैं इनविटेशन लेटर देने में, पेरेंट्स को नहीं, रैंडम फ्रेंड की एग्जांपल ले लेते हैं. कोई फ्रेंड कहे मैंने आना है तो मेरे को इनविटेशन लेटर दे दे. सो माई क्वेश्चन टू यू, अगर मैं किसी को इनविटेशन लेटर देता हूँ और उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मेरे को जेन्युइनली आना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने, और मैंने उस लेटर में सब लिखा कि आई विल टेक केयर और एक्स ब्ला ब्ला ब्ला, बट वो ओवरस्टे कर जाते हैं, तो उसकी जो पेनल्टी है, कभी ऐसा होता है कि जो इनविटेशन लेटर दे रहा है वो फंसता है कभी? वो तब प्रॉब्लम आएगी अगर आपने उसको स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में डाला है. अगर आपने उसको स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में, 2 स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा की 3 इनफैक्ट. एक होती है टूरिस्ट स्ट्रीम, एक होती है स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, स्पॉन्सर्ड फैमिली, एक होती है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम. ठीक है. अब फ्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम तो छोड़ दो, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा में अभी इतना वो है नहीं. दैट इज़ मोर वैलिड फॉर चाइनीज़ एंड ऑल दोज पीपल. तो अभी के लिए लेट्स पुट इट असाइड. नाउ द सेकेंड इज स्पॉन्सर्ड फैमिली. नाउ इफ़ यू पुट दैट वीज़ा of that person under sponsored family and that person overstays, then yes, you will be looked upon unfavorably if you want to put another second, another sponsored family. They'll obviously reject. Yes. And if you put in like a tourist visa, normal tourist visa, and he overstays, then it's not that much of a problem. But I would still say that next time onwards, if somebody overstays or something does that and you want to apply for another visa for somebody, then you will have to give a certain gap between putting new applications. Because if one person has overstayed and then you're suddenly calling another person again, the government is going to be like, what is this happening? So you have to give a gap. But इन्विटेशन लेटर का ना इतनी वैल्यू नहीं होती है एज कम्पेयर टू दी एक्चुअल पर्सनस, लेट्स से ITR, रीजन्स ऑफ गोइंग बैक, टाइज टू हिज ओन होम कंट्री एंड द रीज़न ऑफ कमिंग हेयर. तो इसलिए आजकल आप देख रहे हो कि हर जगह चल रहा है कि टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं लगता, टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं लगता, क्योंकि द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट, डू यू हैव एनी रीज़न टू गो बैक? Do you have a job? Do you have a business? Do you have a property? Do you have anything that you want to go back to? There are so many people जो बस ऐसे रैंडम लगा देते हैं. बट अगर पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनका ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि बच्चे यहाँ हैं, तो उनको उसमें भी रीज़न ये आई नो हम लोग दिखाते हैं, बट इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि पेरेंट्स ने आना तो है ही है, पर कई बार पेरेंट्स का भी रिफ्यूज़ कर देते हैं. पेरेंट्स का रिफ्यूज़ तब करते हैं जब फाइल ठीक से नहीं लगी होती. मैंने अभी आपको बताया ना, पेरेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, एक रिफ्यूज़ल, दूसरा रिफ्यूज़ल, तीसरा रिफ्यूज़ल, चौथी बार मैंने लगाया, आ गया. क्यों आया? बिकॉज क्लियर कट दिखाया गया कि ये रीज़न है, इतने टाइम से आए नहीं है, ये रिफ्यूज़ल्स आए थे, ये रीज़न थे रिफ्यूज़ल के, आ गया. मतलब ये लगाओ कि आप एक सिंपल सी बात समझो, सामने ना जो डिपार्टमेंट का केस ऑफिसर है वो सिर्फ पेपर देख रहा है, वो आपको नहीं देख रहा, वो आपको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, वो सिर्फ पेपर जानता है. पेपर पे जो सही सलामत लिखा होगा वो तो वही देखेगा ना. अगर आपने कुछ मिस कर दिया या आपने कुछ एक्स्ट्रा ही लिख दिया
तो उसको भी पता है कि झूठ है, वो रिफ्यूज़ ही करेगा। नॉर्मली जैसे अगर हम बात करें एक होम लोन एप्लीकेशन की, अगर उधर ब्रोकर एप्लीकेशन को डाल रहा है और अगर कुछ पॉइंट्स मिसिंग है या कुछ चाहिए तो दे रीच आउट टू दैट ब्रोकर कि ये कर दो, बट क्या आपके केस में भी ये चीज़ होती है? होता है, दे आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, दे सिंपली वो रिजेक्ट नहीं कर देते अगर उन्हें करना है? ओके, They'll ask for more information. Now, I'll give you an example of something known as a short stay visa. So there was a singer that applied for his short stay visa. Singer? Yeah. Okay. So he had to come here for doing his shoot and everything, right? So application लगा दी, सब कुछ हो गया, everything's done. After a month or so, they send me another request for more information. They asked me a certain set of things for more things. And I sent them that, and the visa was granted within 2 days after. So it does happen like that. ऐसा होता है। वाह, ये शॉर्ट स्टे तो सिंगर्स और ऐसे आए हैं ऐसे अब ना प्रॉब्लम देखो ये है कि इंडिया में बैठे लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आपको अपना वीज़ा लगवाना है ना, तो आपको जेन्युइन दिखाना भी पड़ेगा चीज़ें कि ठीक है, नाउ दे विल से दैट वी वांट टू कम एज अ crew support member of this so and so singer. Now the singer is genuine, the crew is genuine, everything is genuine, but the crew does not have any ITR. The crew does not have any official employment letter. The crew does not have anything in his bank account. The crew does not have any property, nothing to get them back to India. Now the singer is also not earning that much, he is also on a normal level, but because his profile is such and he is shown to be a performing member, they know that he has a reason to go back because there's nothing for him here. But the crew itself, they also need to have as strong presence as the singer. So people forget about the crew, they only focus on the singer. Yes. So the crew forgets about themselves only कि अब उनकी इंडिविजुअल मेरिट पे लगेगी। सिंगर तो जो है सो है, तुम्हारा इंडिविजुअल मेरिट क्या है? So it doesn't matter if you don't have too much money or anything, you just need to be genuine. Do you have a genuine employment letter? Then do. Because जो जेन्युइन है वो रख दो, दे दो, instead of just saying कि नहीं, don't do like that. आई थिंक ये ना एजेंट्स का बहुत रोल इंडिया में, वो ना बहुत डिफरेंट माइंडसेट से वर्क करते हैं। मैं ऑब्वियसली नेम नहीं लूँगा, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही है, उन्होंने अपने स्पाउस वीज़ा लाइक शादी के बाद दे अप्लाइड फॉर PR, ठीक है, और उनका बहुत जेन्युइन लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और उन्होंने सब मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी लाइक 10 years ऐसे टाइम, सब बहुत सही था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस। एजेंट के पास गए फाइल डालने को, एजेंट ने कहा कि नहीं ये तो इतना कहाँ आप एविडेंस देते रहोगे, ऐसा करते हैं हम, इंडिया में कॉमन है अरेंज मैरिज, हम अरेंज मैरिज ही दिखा देते हैं इसको और वही डालो, आप ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सब इतना लॉन्ग रिलेशन ही ना दिखाओ। और वो फॉर सम रीजन वीज़ा रिजेक्ट हुआ था पहले, बाद में तो हो गया। बट आई डोंट नो, ये माइंडसेट ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पे वो सीधे रास्ते के बजाय आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि पैसे ज़्यादा बनते हैं ना। क्लियर बात बोलूँगी, पैसे ज़्यादा बनते हैं ना। एंड उनके लिए ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है, क्योंकि देखो मेहनत करनी पड़ती है ना। अच्छा केस बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत क्यों करें हम? एक टेम्पलेट सेट हुआ है, उसी को कॉपी पेस्ट करके डाली जाओ। तो अगर हम पेरेंट्स वीज़ा की बात करें, पेरेंट्स वीज़ा की भी आजकल बहुत कई पेरेंट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके अगर 3 months का वीज़ा लगा है, उनको लगता है अगर हम लॉन्गर स्टे चाहिए, मेडिकल होएगा वो होएगा, और उस एज में दे अवॉइड कहीं कॉम्प्लिकेशन आए। इसमें गवर्नमेंट कैसे लाइक देखती है इन चीज़ों को? अगर किसी का ऑब्वियस है वो एज में मेडिकल इशू आएंगे, बट क्या हर मेडिकल इशू पे रिजेक्शन है या कैसे चलता है? फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू, अगर आपके पेरेंट्स के मेडिकल इश्यूज़ हैं ना, तो जब आप इनको यहाँ बुलाते हो तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्ट कि एक तो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। So if you want to call your parents, you're more than welcome to call them, but make sure they have the right insurances. Don't skip on insurances. And it's not that hard to call if at the time of application you declare that yes, they're going to stay for more than 3 months. Okay, now if you want to stay for more than 3 months, then the medical will be issued in India only. कि आपको इंडिया से मेडिकल करा के आना पड़ेगा. And that is how it works. Now I'll give you an example here, okay? Recently I did a visa of somebody who was 96 years old. 96 96 years old.
And when I was applying for the visa, I obviously said that he's going to stay till 3 months because he didn't want to come here for longer than 3 months. He said बहुत है 96 में और नहीं रहना मुझे यहाँ, ठीक है. Now because of his age, even for 3 months, he got a medical done. He needed to get a medical done. वो लगाते ही the request for health examination came and he got it. And he got a clean chit of health. Of course, he has issues. He takes something for his blood pressure. He might be taking something by diabetes. ऐसे छोटे-छोटे health issues हैं, but he got his visa, and he got his visa within 3 weeks. Wow. Yes, and he was 96 years old. Oh. So 96 is a big age. तो आपका Absolutely. 60-70 में कहाँ डर रहे हो ना? If you have to get a medical done, ना, get it done in India. Because if you have something known as BP, all these things, they expect it. What they are looking for is that TB नहीं होना चाहिए. Okay. What they are looking for is कि कोई communicable disease नहीं होनी चाहिए. They are looking for things which are, let's say, a risk to the Australian health. Spread ना जो हो जाए. स्प्रेड ना हो. दिस इज द टेक्निकल टर्म रिस्क टू द ऑस्ट्रेलियन हेल्थ. किसी को अगर ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना है ना, रिस्क टू द ऑस्ट्रेलियन पब्लिक हेल्थ ढूंढ ले. वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी कि वो किस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं और किस चीज़ को वो लोग दे फ्राउन अपॉन. कि बीपी एंड दिस एंड दैट ये तो नॉर्मल बात है, होती ही है, इट्स ओके. अगर 96 ईयर ओल्ड को मिल सकता है तो 70-80 को क्यों नहीं मिलेगा. बिल्कुल. तो अब आजकल जैसे पीआर बहुत है, पेरेंट्स के इशू, एक वेट बहुत है, दूसरा पहले तो लोग कंट्रीब्यूटरी, अब उसकी भी बहुत वेट है. तो अकॉर्डिंग टू यू इसमें काफ़ी हैं चीज़ें जो दिमाग में से मेरे आ रही है. फर्स्ट कहाँ डालनी चाहिए, कौन सी डालनी चाहिए, इंडिया में रह के डाले, यहाँ इफ़ यू कैन जस्ट. I'll give you a very short and simple answer to this. There is something known as a bridging visa. Okay, you know about this कि अगर आपने एक वैलिड वीज़ा पे हो, दूसरा वैलिड वीज़ा डालने लगे हो, तो to bridge that gap and stay lawful in this country, you have a bridging visa. ठीक है. Now for 3 categories of visas, you don't get a bridging visa, and for 3 categories of visas, you get a bridging visa. So there are 6 category of parents visa. Now contributory, sponsored, एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी परमानेंट, इन तीनों के लिए आपको ब्रिजिंग वीज़ा ही मिलता है. ठीक है. लेट्स से आपके पेरेंट्स यहाँ आए टूरिस्ट पे, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटरी डाला एंड दे विल कीप ऑन स्टेइंग हेयर ऑन ब्रिजिंग वीज़ा ए टिल दैट इज़ गेटिंग फाइनलाइज्ड. ना ओके. नाउ दैट्स अराउंड 6 to 12 years और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है उसका चलता है. वो अप डाउन होता रहता है. आई विल इफ़ आई से समथिंग अभी इट माइट चेंज टू इन अ मंथ्स टाइम, सो इट्स समथिंग डिफरेंट. Now after that, but इसमें there is something known as the fees. The application fees is upwards of $45,000. Okay. Yes. So the putting the application first installment is nothing, $2,000-3,000. The second installment, when they invite you to apply for the visa, that's like above $45,000, and you get a bridging visa in that. Right. और वो Yes. अगर हमने onshore apply Onshore करी है, करना है. उसको ऑफशोर भी कर सकते हैं. अगर I ऑफशोर करते हो तो उसमें they will not have the travel, the what's that word, permission to travel. Because to permission to travel, that you need a visa to enter Australia. The contributory parent visa is not a visa that lets you enter Australia. It's an application. The only visa that will let you enter Australia is tourist visa. Okay. And then depending on each and every category of the parent visa, they need to check on which visa you were before. If you're onshore, which visa are you on, and what is the validity of that visa. Like there are so many things. So this is something that is like every case by case basis. Parents कब आए थे, कब लास्ट आए थे, कब गए थे, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, कितनी एज हो गई है. अब यहाँ पे क्या होता है, there is something known as aged parent visa. That is something that is for people who are above 67 years old. Right. Now the pension age in Australia is 67 years old. If your parents are above 67, you can put in their aged parent visa, and you will get a bridging visa A. Right. And the wait time is around 30 years. But I'll give you good news here. The application fee is around 6,000 to 8,000. Okay. But that's only available to those people who are above 67 years of age. And you get a bridging visa A. For if you want to travel back to your country, you will have to apply for bridging visa B.
So 67 is that for main primary applicant or Yes, both? primary applicant. Okay, primary applicant को 67 and above onshore में apply करा, but if you want to go back you apply for Bridging visa B. और अगर हमने contributory डाला हुआ है केस उसमें क्या आपको onshore डाला है अगर हमने but now if you want to travel Yeah. you get bridging visa. Again B apply करना है. आपको by default यही मिलता है. So couple of scenarios will kind of उसमें I want you to थोड़ा सा अगर आप explain कर पाओ. So we'll go with like if parents की बात कर रहे हैं parents की थोड़ा सा touchy topic for example अगर हमने पेरेंट्स वीज़ा डाला हुआ contributory उस पर main applicant 67 is that right above or 65 अगर वो हैं but he passed away or she passed away जब सेकेंड एप्लीकेंट है ऑब्वियसली वो एज क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहा देन उस एप्लीकेशन का क्या होता है In that case, there is a caveat that the person who was a dependent applicant on this one will continue to remain a dependent applicant on that primary one. Okay. Now, when you're shifting this thing, now there are times, there are things that you really have to check to say a yes or no answer in this. Because what happens is, let's say that the person जो remaining spouse है, ठीक है, that person is let's say 66 only, ठीक है, and the spouse who passed away was 68. Now, instead of taking, let's say उनका अब applicant वो तो ख़त्म हो गई कहानी. Now, the way out in this case would be you withdraw the primary application and because you can afford to withdraw क्योंकि $5,000 ही है. Now, remember withdrawal पे the applied application fee is not refunded in most cases. In cases like this, if you actually request the department, it can be. So that can be refunded also. ठीक है. Now this has happened. Now उनको वापस लेके now you put a tourist visa, call her or him for a longer period time, 67 के हुए, wait for a month or two and then apply their own applicant visa. Okay, same visa but उनको primary बना दो. Okay, got it. उनको primary बना दो. Right. So okay, so now if we move on to say student visa, couple and studying but then divorce हो गया, क्या करना चाहिए उसमें जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसका तो चलो चल रहा है, उसका तो चल ही रहा है. जो डिपेंडेंट एप्लीकेंट था उसको he or she has the option of applying for a new visa completely irrelevant of the previous visa because of the relationship breakdown. Because notification of change of circumstances हमें करना ही पड़ता है. अगर आपको कुछ ऐसा होता है, separation होती है, कुछ होता है, so the other person can go their own way. They are in no way tied to that person. Provided जो primary applicant है ना, वहाँ पे notification of change of circumstances कर दो and the agent should know कि वो करना है. But dependent कौन से, फिर dependent को अपना separate अगर उसको रहना है तो वो अपना separate student visa डालेगा. But then it's all something known as internal understanding also. Na? There are so many people who will actually not officially make this, ki public, ki we are separated, just to stay on that application. There are so many people who do that. Now in this point I will say migration journey में हमारा रोल ना सपोर्ट का है, डिसीजन आपका है. ठीक है, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं, हम आपके सामने पूरी पिक्चर रख सकते हैं. एंड डिसीजन आपका है, आपने लेना है डिसीजन कि आपने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. ठीक है. इज इट बेटर फॉर दैट कपल कि वो कोई चेंज ना करे? It all depends upon their own understanding. क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, सब कुछ हो गया और कल को that student goes on to get his TR, PR and so on and so forth. But that person does not declare the other person in the TR and PR application. तो dependent तो लटक गया. उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके साथ. तो यहाँ वापस यहाँ एक और शादी कर वो अब शादी करने के लिए भी तो ऑफिशियल डाइवोर्स दिखाना पड़ेगा. अब ऑफिशियल डाइवोर्स दिखाया तो जो पुरानी हिस्ट्री है
वो देखेगी गवर्नमेंट की क्या किया था उस पर, तो तब क्यों नहीं डिक्लेयर किया, क्या अलग थे। ये हिस्ट्री कितनी देखते हैं, जैसे बैंकिंग में होता है ना 7 years 5 years 10 years 10 years। एक ना बहुत लोगों को पता होगा जिन लोगों ने PRTR डाली होती है कि एक होती है फॉर्म 80। फॉर्म 80 ना जिसने अपना भरा होगा या फिर उनके एजेंट्स ने भरा होगा, तो वो आपसे ना 10 years की हिस्ट्री मांगते हैं कि आप 10 साल में कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ काम किया, क्या क्या पढ़ा। ये कैरेक्टर फॉर्म होता, इसको कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। और जब जब आप फॉर्म 80 भरते हो ना, तो तब ना जो आपने पुराना भरा था और नया भरा था, तो थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी सब में होती है, ठीक है ना। कोई कुछ भूल गया, कोई कुछ भूल गया, कोई कुछ भूल गया, बट मेजर चीज़ें अगर मिस आउट कर गए तो वो रेड फ्लैग हो जाती है। क्योंकि मैंने रीज़न इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बहुत रिसेंटली ना मैं 2 ऐसे मैं अक्रॉस हुआ सिचुएशन जहाँ फैमिली टूरिस्ट वीज़ा पे आई है, पर उन्होंने ये चेंजेस आने से पहले स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट किया, बट उन्होंने अपने जो बच्चे हैं वो इंडिया में छोड़े और एप्लीकेशन पे डिक्लेयर ही नहीं किया। हाँ, ये क्यों? अब ऐसा इसलिए किया कि वीज़ा मिल जाए जल्दी, और टूरिस्ट वीज़ा अगर बच्चों के साथ बिना कर रहे तो जल्दी मिल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, बट अब ये बताओ कि ये तो कर दिया। हाँ। अब कल को अगर तुम्हारे अच्छे यहाँ लाइफ चल गई, सब कुछ चल गया, अब कल को तुमने जब बच्चे ऐड करने होंगे तब क्या करोगे? एग्जैक्टली, तभी मेरा वो हिस्ट्री वाला था कि अगर ये करना है ना कि आपको अपने बच्चे नहीं लाने ना साथ, तो वहाँ ना एक ऑप्शन होता है कि वहाँ आप नॉन माइग्रेटिंग मेंबर्स का नाम लिख दो। ज़रूरी थोड़ी ना कि उस एप्लीकेशन में सबको डालना है, आप उनको नॉन माइग्रेटिंग में भी तो डाल सकते हो ना। तो ये फ़र्क होता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें ना कंसल्टेंट्स को नहीं पता होती है, क्योंकि वो टेम्पलेट आया, कॉपी पेस्ट। एंड आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट। वैसे ये पॉजिटिव साइड पे नहीं होगा कि पता है वापस जाने का रीज़न क्या है, खुद के बच्चे वहाँ पे छोड़ के आए हुए। इट इज़, अगर आप नॉन माइग्रेटिंग मेंबर फैमिली मेम्बर्स में डाल दो, इट्स ओके, क्या हो गया इतना। जो डिक्लेयर दम, जस्ट डिक्लेयर दम, दैट्स ऑल। एंड सबसे बड़ी गलती, जब मैंने वो एग्जांपल बताया था ना आपको, जो 3 रिफ्यूज़ल आए और उसके बाद सबसे ग्लेयरिंग मिस्टेक की हुई थी कि जो बच्चा है, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द मेंबर ऑफ द फैमिली, द बच्चा इज़ मैरिड टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जिनके साथ मैरिज हो रखी है, इनविटेशन लेटर पे वो जिनके साथ मैरिज हुई है उनका नाम लिखा हुआ है, बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ। ये क्या लॉजिक हुआ? अपने बच्चे पे भरोसा नहीं। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ, अभी ये बताओ मुझे। अपना बच्चा टेक केयर नहीं रखा। नॉट आस्क मी। मतलब कभी कभार एक्चुअली काफ़ी हंसी आती है कभी कभार ऐसी फाइल्स देख के कि चलो जिसने लगाना है, जो है एप्लीकेंट, वो तो छोड़ो, जो लगा रहा है वो तो देख लो कर क्या रहे हो। एक वो इसी से है कि हमारा कई मेरे को ना बहुत बोलेंगे कि हमेशा अपनी कम्युनिटी के, पर हम अपनी कम्युनिटी के बारे ही बात कर रहे हैं ना। तो हमारी कम्युनिटी में ना बहुत एक प्रॉब्लम है, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो कुछ भी हो, कि सब चीज़ें ना जो डेडलाइन है उससे बिल्कुल उसी पे करना है। समझिए, ठीक है। और ये आई एम श्योर ये आपकी फील्ड में भी होगा वीजास के लिए। बहुत होता है। कोई है ऐसी स्टोरी? हाँ बिल्कुल है ना। एक था, उसके 12 बजे दे सेड 18th of December, लाइक 18th of December में ख़त्म हो रहा है, तो 18th of December टेक्निकली 12 AM हो गई ना शुरू, तो 9 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि मेरा तो ना वीज़ा कल ख़त्म हो रहा है। अब कल नहीं हुआ, आपका 3 घंटे में वीज़ा ख़त्म हो रहा है। तो आप तो उस समय देन यू सडनली बोले कि अब क्या करें आपका, मतलब 3 घंटे में तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं इकट्ठे होते। एंड अगर आप 3 घंटे पहले मुझे फ़ोन कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आपके पास कुछ है ही नहीं। अब ऐसे केसेस में ना देयर इज़ जस्ट वन सेविंग ग्रेस, कि कभी कभार ना जिस प्रीवियस वीज़ा पे होते हो ना, और जो नया वीज़ा डालना होता है उसके बीच में आपको 28 डेज मिलते हैं। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर स्टूडेंट वीज़ाज, दिस इज़ ट्रू फॉर टूरिस्ट वीज़ाज, दिस इज़ ट्रू फॉर certain sponsored visas, not for every visa. Okay, for every visa, if you have overstayed or done anything like that, you have to leave the country as soon as possible. Otherwise, you'll be considered illegal here. Right. So let's say you're a student visa and your student visa expired and you didn't know. So you have a grace period of 28 days, now 28 not working days, 28 calendar days. Between those 28 days, you need to have a new COE and you need to be put in a new application. Like you cannot wait because that's the only time you get. Before the 28 days end, you या तो application डाल लो
या कंट्री आउट कर दो, नहीं तो आप इलीगल हो जाओगे, और अगर इलीगल हो गए तो आपके आगे ये एप्लीकेशंस नहीं लगेंगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि एप्लीकेशन और वीज़ा पे लिखा क्या हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आता ना, तो आई वुड से किसी की कंसल्टेशन लो, वहाँ जाओ और पूछो कि लिखा क्या है। अपना ना अजम्पशंस मत बनाओ, अजम्पशंस में मारे जाओगे। और प्रॉब्लम आई थिंक ज़्यादा यही आती है, एजम्पशंस में मारे जाते हैं कि अगर वहाँ लिखा है मस्ट नॉट अराइव आफ्टर, तो उसका अपना को मतलब निकाल लेंगे। या लिखा है कि 12 महीने की एंट्री है, 18 महीने तक रह सकते हो, तो 18 महीने रह ही जाएंगे। तो कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने अपना ओवर स्टे कर दिया, ये 28 डेज जो आप कह रहे हो, उसका कभी ऐसा भी कोई हुआ है? हाँ हुआ है ना, बिल्कुल। वो उसका रिफ्यूज़ल आ गई थी, एक पर्सन था उसका रिफ्यूज़ल आ गया था, स्टूडेंट का या किसी का तो कुछ था, रिफ्यूज़ल आ गया। उसके पास 28 डेज थे टू एक्चुअली पुट इन एन एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू ऑफ दैट डिसीजन। उसको पता ही नहीं, वो मेरे पास 32nd डे पे आ रहा है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब जाओ वापस, अब क्या कर सकती हूँ मैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं मिलता। चाहे आप AET का देख लो, AET तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। AET में अगर आपको डालना है, लेट्स से आपको रिफ्यूज़ल आती है, आप ऑन श्योर और रिफ्यूज़ल आ गई, तो आपके पास 28 कैलेंडर डेज हैं डालने के लिए, या 7 वर्किंग डेज हैं डालने के लिए। और बड़े स्पेशलाइज्ड केसेस होते हैं जहाँ कोई इमिग्रेशन डिटेंशन में है, कोई डिटेनी है, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हो रखी है, कुछ ऐसे बहुत केसेस होते हैं ना, उनके पास तो 2 वर्किंग डेज होते हैं। तो मतलब बहुत टाइम सेंसिटिव मैटर होते हैं ये। आप ये नहीं सोच सकते कि चल कर लेंगे, वो कर लेंगे, देखी जाएगी, वो तो छोड़ दो ना। ऑस्ट्रेलिया नहीं चलता ना ऐसे, वो चलता ही नहीं, उसको इतना टाइम बंधा है तो बंधा है, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गेट रेडी टू पैक योर बैग्स एंड गो होम। तो उसका नहीं, कुछ भी नहीं, तो घर जाना पड़ा। तो ऐसे केस में जब उनको इंडिया ओवरस्टे हो गया, ये सब हो गया और इंडिया जाते हैं, तो वो फ्यूचर में अगर केस इंडिया से डालते हैं, वो कैसे उसको वो देखते हैं, उस चीज़ को लेके एक बैड मार्क लेते हैं? डिपेंड करता है कि आप किस रीज़न से ओवरस्टे किए थे, और आप इंडिया क्यों वापस, आपको मतलब जब आए थे तो क्या कंडीशन थी, जब गए हो तो क्या कंडीशन थी। अब आई वुड से जो ये पर्सन था ना, इसका थोड़ा सा उसके लिए बैड ये हो गया कि उसके ना फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो उसको वापस जाना ही पड़ा। तो इन दिस केस इट in a very negative turn of events it turned to be positive for him कि फादर की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ना मैं रिव्यू डलवा पाया, ना कुछ करवा पाया, वापस जाना पड़ा बस। तो when the new application gets processed of this nature, जब भी नई एप्लीकेशन डलती है ना, तो एक सवाल पक्का आता है कि हैव यू एवर हैड एनी वीज़ा रिफ्यूजल्स। तो उसमें ना सच बोल दो कि हुआ था भाई, हुआ था, ये हुआ था, इस डेट पे हुआ था, ऐसा हुआ था, instead of hiding. Now I'll give an example of one very recent case, ठीक है। उसका स्टूडेंट वीज़ा डला हुआ है, अच्छा खासा चल रहा है, उसकी वाइफ को डिपेंडेंट भी शो किया हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा के दौरान ना दूसरे रिफ्यूज़ल्स आ रखे हैं कि वो किसी और स्टूडेंट वीज़ा पे था, वो ख़त्म हो गया, एक्सटेंशन आई, वो भी हो गई, उसके बाद फिर कुछ और डाला, उसका रिफ्यूज़ल आया हुआ है। अब जब नई एक्सटेंशन डाली ना, तो उस रिफ्यूज़ल की हिस्ट्री में वो डाला नहीं। अब बिकॉज डिपेंडेंट एप्लीकेशन जो है वो तो उसकी प्राइमरी के हिसाब से चल रही है, अब डिपेंडेंट का टूरिस्ट डाला, अब ओरिजिनल उसमें डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो अब डिपेंडेंट के कैसे डिक्लेयर कर दूं कि वो उसने किया हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बिल्कुल। अब इस चक्कर में इसका टूरिस्ट भी रिजेक्ट हो गया। होना ही था ना, क्योंकि उसमें कुछ डिक्लेयर नहीं किया हो, तो इसमें कैसे डिक्लेयर करो, क्योंकि अगर इसमें डिक्लेयर किया तो उसका खुलेगा, अब उसकी भी लाइफ ख़राब होगी, इसकी भी ख़राब होगी। इसमें तो इसका रिफ्यूज़ल होना ही बेटर है ना, एटलीस्ट कहीं जहाँ बैठी है ठीक ठाक बैठी है, वो अपना ठीक ठाक बैठा है। रिफ्यूज़ ही हुआ ना, थोड़े दिन बाद फिर ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इधर पूरी हिस्ट्री हिल जाएगी इसकी, फिर इसके क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे चक्कर में ना आपको बड़े फिनेस से देखना पड़ता है कि करें क्या। आई थिंक जो की है ना, जो मैं लेके अभी तक मेरे को समझ आई, यही है, बी जेन्युइन, ट्रांसपेरेंट, जो मर्जी आउटकम आई है पास्ट में, अभी जो भी है वो बस बता दो। तो हम काइंड ऑफ एंड पे हैं, बट मैं थोड़ा सा, अगर आप ये टच कर पाओ कि जब कोई इमिग्रेशन चेंजेस लेके आती है, क्या लॉयर्स को, एजेंट्स को
पहले इन्फॉर्म वो करते हैं किसी तरह कम्युनिकेट करके? Yes. If because of our like our details are always with them. All right. There's a, like I told you, Umara keeps a register, and the department has access to that register of information. So in a case of any major changes, जैसे अभी recently आया था कि AAT को ART बना रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स ट्रिब्यूनल को एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्रिब्यूनल या कुछ ऐसा नाम इन्होंने चेंज कर दिया अक्टूबर में। तो उस चेंज से पहले हमें ईमेल आई है कि ये होने वाला है, इस डेट पे एप्लीकेबल हो जाएगा। देन देयर इज समथिंग नोन एज, जो अच्छे एजेंट्स होंगे ना, दे विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, दे विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ हमारी नॉलेज बॉडीज़। कि नॉलेज बॉडीज़ में क्या होता है ना, दे आर इन कंटैक्ट विद द डिपार्टमेंट डायरेक्टली, सो एनीथिंग दैट्स हैपनिंग देयर, इट विल बी कंप्लीटेड इन अ जिस्ट in our knowledge bodies, and those knowledge bodies के through हमें email से आ जाता है. So we are always in the know, and it's our job to know. If we don't know, then how are we supposed to tell the people कि 1 फरवरी या 1 जनवरी या 1 जुलाई से होने वाला है, get ready. तो ये साथ के साथ आप जो आपके होते हैं, लाइक उनको आप कम्युनिकेट करते हो कि ये चेंज आने वाला है, तो इट्स बेटर। लाइक आई टेल यू एन एग्जांपल, अभी एक लड़की है, उसका दिसंबर में कोर्स ख़त्म हो गया, अब उसकी टीआर डालनी है। नाउ शी वाज वेटिंग टिल द एंड ऑफ जनवरी और मे बी बिगनिंग ऑफ फेब्रुअरी कि मैं डाल दूंगी। नाउ द December 7th of December they made it a change, so now I have told her कि बिफोर 1st of February डालो, क्योंकि 1900 से 2300 जा रहा है और बहुत चेंजेस और भी आ रहे हैं। मेक श्योर कि पहले डाल दो। अब जैसे टूरिस्ट स्टूडेंट बंद किया था, तो जितने लोग थे फटाफट एंड ऑफ जून तो वाज वेरी लाइक एक के बाद लगते गए, क्योंकि सबको था कि चलो देख लेंगे, अब वो देखने वाला है, ओवरनाइट बंद कर दिया, तो फटाफट लगाओ। उसमें रिजेक्शंस वैसे आई होंगी बहुत? ऑनेस्टली अब तक फाइल्स ओपन नहीं की गई हैं क्योंकि बैकलॉग बहुत बैकलॉग है। तो जिन्होंने टूरिस्ट से स्टूडेंट डाला है और लॉ चेंज भी हो चुका, बट अभी तक उनकी काफ़ियों के ओपन नहीं हुई हैं, बैकलॉग ही बहुत चल रहा है। उनको अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है उनका। जैसे इवन इफ a refusal comes ना, when you go to the AET tribunal, what are you going to show there कि तुम कर क्या रहे थे इतनी देर? You came here to study, you were on a student visa. If you're not studying, then what were you doing? Exactly. So the best is to enroll yourself and अपनी journey side पे रखो, चलते रहो। Like keep your intentions as genuine as possible, because let's say the department is smarter than you are. You think you are smart, the department is smarter. Yeah, they have access to lots of data. You don't have access to that data. They know more. They don't show it. And they have certain policies and certain changes which don't make any sense. But they know, they know what they're doing. ये सही बात है। ऐसी किसी ने एग्जांपल कभी ना शेयर करी थी फ्रेंड सर्कल में। वो कहते हैं एक स्टूडेंट टूरिस्ट वीज़ा पे एक बंदी आई और उसका जैसे नॉर्मल बैग वो चेकिंग नहीं होती एयरपोर्ट पे, उसकी करी और उसके करी थी फूड के लिए, बट उन्होंने देखा कि उसके बैग में आइल्स, उसके सारे सर्टिफिकेट्स, लाइक पूरी जो वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं ना, वो सब कुछ ओरिजिनल से। और उन्होंने वहीं पे उसको कहा कि ना, ये तो इंटेंशन ही कुछ और है। यस, ये होता है, दिस हैपन। सो देयर वाज अ केस जो आया था कि लड़की की PR आ गई है, सब कुछ ओके है, बट जब PR एप्लीकेशन डाली गई थी तो उस टाइम पे शी सेड आई एम सिंगल, but she was actually in a relationship. And that thing resurfaced. And the government, the department I would say, emailed उसको वापस कि आपकी PR कैंसिल कर दी गई है, कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि आपने हमें झूठ बोला कि आप सिंगल हो, बट आप सिंगल नहीं थे। तो ये चीज़ें पिकअप होती हैं और PR कैंसिल भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि PR कैंसिल नहीं होती, PR भी कैंसिल हो सकती है। PR भी एक ऐसे सिनेरियोज में कैंसिल कर देते हैं अगर इनको डाउन द लाइन पता लगे कि जी। तो बात वही हो जाती है, जेन्युइन रहें, सच बोलें और छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वही बात होगी, गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है और गवर्नमेंट के पास डेटा बहुत है, आप छुपा लो जितना छुपाना है, वो निकाल लेगी कहीं ना कहीं से। वो स्मार्ट है, वो हर चीज़ें चल रही हैं, वो देख रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सब देखते हैं। तो जस्ट बिफोर वी रैप अप, जो करंटली पढ़ रहे हैं जी, और जो आना चाहते हैं जी, पीस ऑफ एडवाइस
क्या मिस्टेक्स वो अवॉइड करें जो आपने देखी हैं, जो बहुत कॉमन है, जिसमें से आपने कईयों के बारे में बात भी करी है कि कैसे राइटली एजेंट और लॉयर चूज़ करें, बट कुछ और हट के जो लोगों को लगता है ओ यस यार ये चीज़ तो हम ध्यान ही नहीं देते कभी? अपने पाथ ऑफ लाइफ क्या चूज़ कर रहे हो, ठीक है? बाहर आना है, ठीक है, लाइफ अच्छी है, ठीक है, बट कीप ट्रू टू योर पाथ। कि अगर आपने कॉमर्स की है ना और आप सडनली ये सोच रहे हो कि वहाँ जाके नर्सिंग कर लेंगे, आप कैसे अपने आप को प्रूव करोगे? चलो चलो आपकी किस्मत अच्छी है, आपका एडमिशन भी मिल गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने चलो यार नर्सिंग भी कर ली, उसके बाद सब कुछ हो गया, लेकिन आप नर्स का जब काम करने गए तो आपसे हुआ नहीं, आप कहते भाई हमसे तो नहीं होता, तो आपने जो इतना साल किया सो वेस्ट, ठीक है ना? तो थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा स्टेप बैक करके सोच के चलो कि क्या करना चाहते हो। यस, चेंजेस करने पड़ते हैं लाइफ में, एवरीबडी हैज़ टू पिवट एट सम पॉइंट और द अदर, इट्स नॉट लाइक वन स्ट्रेट पाथ नहीं चलता किसी का, यू हैव टू पिवट, बट पिवट इंटेलिजेंटली ना, डोंट पिवट रैंडमली, जस्ट डोंट बी रैंडम अबाउट थिंग्स, दैट्स अबाउट इट। आज अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कल ब्रिकलेइंग कर रहे हैं, लाइक थोड़ा सा सेंस कनेक्टिविटी, थोड़ा कनेक्टिविटी रखें, क्योंकि इन एनी केस अभी इन्होंने टीआर में तो क्लियर कर ही दिया है कि आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। अब तो ये लोग लॉ में ही क्लियर कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रैंडम स्मार्टनेस, डोंट डू दैट, जस्ट स्टिक टू द लॉ एंड स्टे ट्रू। एंड मैं आपको फिर वही बोलूँगी कि माना बैचलर्स और इनकी सबकी बहुत ज़्यादा लगती है, बट ना इनके वीज़ा आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कॉलेजेस एंड ऑल के तो चांसेस उन्होंने अभी ये जो लास्ट चेंजेस आए हैं उन्होंने ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिए। पहले आते थे बिफोर कोविड, और ये जो बीच में एक टाइम आया था आफ्टर कोविड, बिफोर दिस टाइम ये 4 साल बहुत वीज़ाज बांटे हैं इन्होंने। अब सडनली दे हैव चेंज्ड एवरीथिंग बैक टू प्री कोविड। बट व्हाई इज दैट? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक आई वुड से देयर आर मोर देन 600,000 स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल, not sustainable for the Australian government, not sustainable for students also. क्योंकि आई थिंक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पे, क्या इतने सारों को अफोर्ड, इतने सारे चलो आ रहे हो, then there is problem of jobs, there is problem of housing, there is problem of job security, of food, so many problems everyday life की, कि जो आप सोच के देखो कि रियलिटी में इज इट अ सेंसिबल डिसीजन टू मेक। बट और जो एक पहले बीच में एक चीज़ आई थी कि कुछ स्टेट ने, स्पेशली पंजाब से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके वीज़ाज बंद कर दिए थे कि यूनिवर्सिटीज़ ने कहा हम नहीं लेंगे। वाज इट ट्रू? यस, इट वाज। और वो चीज़ अभी भी है? Honestly, the universities have started becoming very careful of who they admit. Now the Department of Education and the Department of Home Affairs have given the responsibility to the education bodies itself कि you have to be the first gatekeeper. देखो किसको ले रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर जेन्युइन नहीं है ना स्टूडेंट और तुम ऐसे ही ऑफर लेटर बांट रहे हो तो हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, अब तुम देख लो तुमने क्या करना है। ये किया है इन्होंने इस बार। परफेक्ट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप आपका ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। It was fun actually. It was fun. Great, good to hear. Thank you so much. No worries.